इतिहास शब्द की परिभाषा की बात करें तो एक जॉन ब्यूरी जेबी ब्यूरी महोदय थे। उन्होंने इतिहास की परिभाषा दिया था, इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। और इतिहास का जो अर्थ होता है, इति धन हा धन आश, इति धन हा धन आश, अर्थात ऐसा ही रहा होगा। इतिहास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आएगा, हम जैसा सोच रहे हैं इतिहास की, जिस राजा की या किसी साहित्य की जो हम व्याख्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा ही रहा होगा। तो इतिहास को मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 है आद्यैतिहासिक काल, नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपका पाषाण युग है, मध्य पाषाण युग है और नवपाषाण युग है, जिसमें आपको पत्थरों का उनके द्वारा यूज किए हुए औजार वगैरह जैसे हैंड एक्स वगैरह है, ये तरह की चीज़ें हैं जो है, पत्थर के औजार हैं, इस तरह की चीज़ें जो है हमको मिलती हैं। परंतु जो नंबर 2 है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में हमारे पास जो है साक्ष्य तो होते हैं लिखे, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं, वो आज तक पढ़े नहीं गए हैं। जैसे आपको हड़प्पा है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आप देखते हैं कि उनकी लिपियां हैं, उनका अक्षर लिखा हुआ है, उनके अभिलेख हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं आज तक। ऐतिहासिक काल, हमारे पास लिपि भी है, साक्ष्य भी है, अभिलेख भी है और हम उसे पढ़ भी रहे हैं। हमारे पास लिखित साक्ष्य है और वो हमारे द्वारा पढ़ा जा चुका है, तो हम उसे ऐतिहासिक काल में देते हैं। ऐतिहासिक काल भी हमारे 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो साथियों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया और ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। मोटे तौर पे अगर हम देखें प्राचीन भारत को, तो हम ये देखते हैं कि जो 550 बीसी ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है, भारत में जब किसी राजा की शुरुआत हो रही, हालांकि इससे पहले बहुत सारे राजा रहे होंगे, लेकिन हमारे पास किसी का साक्ष्य नहीं है, किसी का लिखित इतिहास नहीं है, कहीं से उनकी जो है ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं होती है। जो किताबों में लिखा गया है, वेदों में, पुराणों में और बहुत सारी कथा कहानियों में लिखा गया है, उनका जो है वो प्रूव्ड नहीं है। लेकिन 550 के आसपास से जब जो है हम बिंबिसार को देखते हैं, तथागत जो है बुद्ध को देखते हैं, बिंबिसार को देखते हैं, तो हमको ये सारे कथानक और इनके इतिहास प्रूव्ड दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हम जो है अगर मोटे तौर पे आएंगे तो अशोक पर आते हैं। अशोक पर आएंगे, अशोक के द्वारा जो है आपका बहुत सारे अभिलेख, बहुत सारे इस तरह की चीज़ों को लिखवाया गया था। लगभग 84,000 लिखवाए गए थे, जिसमें आज की डेट में बहुत सारे मिले हैं और उनको पढ़ा गया है। अंग्रेज़ों ने उनको पढ़ा है, वो आए हैं, उन्होंने पढ़ा है, इसको जो है इसको दिखाया है कि हमारा इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है। और सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की भी खुदाई उन्होंने स्टार्ट की है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, हमारा जो लिखित इतिहास है, जिसको हम पढ़ पाए हैं अंग्रेजों के द्वारा, जिनको बहुत सारे लोग आज की डेट में यहाँ पे हमारे देश में गाली भी देते हैं, ये जो इतिहास है उन्हीं के द्वारा सहेजा गया है। अदरवाइज हमारे यहाँ तो इतिहास लेखन जैसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिलता है। अभी आप देखें तो हमको ये दिखाया जाता है कि एक तो हमारे लिए जब ऐतिहासिक बातें आती हैं तो आदमी लिखता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आर.एस. शर्मा की किताब में लिखा हुआ है कि प्रथम खेती और पशुपालन और कृषि का जो है, इस तरह से मानव बस्तियों का जो साक्ष्य है वो 5550 बीसी में जो है मेहरगढ़ में जो है मिलता है, आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। लेकिन आप देखिए कि आपके पास लिखित साक्ष्य कहाँ से है जो पढ़ा गया है।
अभी आपका आएगा तो वो अशोक आएगा, तथागत बुद्ध आएंगे, बिंबिसार आएंगे। यहां से हमारे पास लिखित साक्ष्य, और ये जो लिपि यहाँ पे है वो है आपकी जो है धम्म लिपि। इसको अशोक ने अपने अभिलेख में बोला है कि ये धम्म लिपि है, लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं, हमारे जो बहुत सारे विद्वान हैं, वो ये बोलते हैं कि ये जो धम्म लिपि है इसको इन्होंने ब्राह्मी लिपि कर दिया। और हमारे यहाँ जब जो है किसी पौराणिक साक्ष्य की बात आएगी, किसी सबसे पुराने साक्ष्य की बात आएगी, तो ये लिखते हैं कि वो है साहब वेद। और इसको ये जो दिखाते हैं 1500 BC दिखाते हैं, और 1500 BC में इसका रचना काल दिखाते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि जो है वेद लिखे कब गए। वेद अगर लेखन आप बताइए तो ठीक है, क्योंकि हम किसी चीज के रचना काल को हम कैसे आकलन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि उसका रचना काल जो है 1500 ईसा पूर्व होगा और लिखा वो 1464 में गया होगा है? ये आपका जो है पुणे में जो भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, उसमें जो है इन्होंने यूनेस्को में जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है, अपना साक्ष्य दिया है, उसमें इन्होंने लिख रखा है कि हमारे जो वेद के 30 मानुस्क्रिप्ट हैं जो सबसे पुराने हैं, वो आपके जो है 1464 के आसपास लिखे गए हैं ताड़पत्रों पर। अब सोचने की बात है कि रचना काल तो आप 3000 साल पहले बता रहे हो, मतलब 1500 BC पहुंच रहे हो, 3500 साल पहुंच रहे हो। ये इन्होंने यूनेस्को में भी बताया कि हमारे वेद का जो रचना काल है वो लगभग 3500-3000 वर्ष से चला आ रहा है। कैसे हम मान ले चला आ रहा है? ये जो वेद है वो लिखा गया है, वो संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में लिखा गया, देवनागरी लिपि में। लेकिन यहाँ जो लिपि है वो धम्म लिपि है, जिसको आप ब्रह्मी लिपि कहते हो। पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है, पाली लिपि, पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है, आपका खरोष्टी लिपि है, आर्यमाइक लिपि है, ग्रीक लिपि में भी लिखा गया है अशोक के अभिलेख। अशोक ने उनके राज्य में जितनी लिपियां प्रचलित थी उन सभी में उन्होंने अपने अभिलेख लिखवाए हैं, उनके दुभाषीय लेख मिले हैं, उनका सारा सिस्टम इस तरह से मिला है। अभी आप जब जो है ब्रह्मी, आपने किस बेस पे ब्रह्मी कह दिया? आप अगर इनकी किताब देखेंगे, हमारे पास अभी एक नए इतिहासकार हैं राजीव पटेल जी, आप इनके पेज नंबर 52 पे जाएंगे तो इन्होंने ये जो है सिद्ध किया है कि ये जो बीच वाले जो है शब्द होते हैं, जैसे प्रेम, इसको प्रेम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ये इस तरह से होता था। आपका प्रीति है वो पीति के रूप में होता था, क्रोध को कोध कहते थे, प्रकोप को पकोप कहते थे, प्रजा को प्रजा कहते थे, प्रतीत को पटीच कहते थे, प्रणाम को प्रणाम कहते थे। तो बीच वाले में पराक्रम में पराक्रम कहते थे, निर्वाण में निर्वाण है, निर्मित में निमित है, दर्शन में दर्शन है, और अंत वाले शब्दों में जो है जैसे धर्म है, धर्म को जो है या यूं कह ले, धर्म शब्द नहीं था उस समय, धम्म था। कर्म को जो है कम में यूज करते थे, वर्ग को वग, सर्व को सब, मार्ग को मग्गो, विप्र को विप्य, निग्र को निग, चक्र को चक्र, इस तरह के शब्दों का यूज करते थे। ये पेज नंबर 52 पे है, वैदिक युग का घालमेल, राजीव पटेल जी और संजय कुमार सिंह जी की किताब है, इसमें जो है इसका है। अभी अगर इनकी बात को माने तो जो ये आप दिखाते हैं आर्य इतिहास, आर्य आक्रमण, अभी हम जब हड़प्पा काल में जाएंगे तो उसका जो है इन्होंने जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के जो है विनाश का कारण जो है आर्य आक्रमण बताया है। अभी आर्य आक्रमण जो है, अगर आर्य शब्द ही नहीं था तो ये आर्य जाति कहां से आ जाएगी? ये किताब है हमारे पास जो है एक चीनी बौद्ध यात्रियों का विवरण, इसमें जो है पेज नंबर 119 पे चौथी संगीत, सम्राट कनिष्क की चौथी संगीत, ये पुस्तक आपकी स्वेन सांग और पेंची की है, जिसका जो है हिंदी अनुवाद जो है आपके जो है लाल सिंह बौद्ध ने किया है, डॉक्टर लाल सिंह बौद्ध जी ने किया है। तो आप इसके पेज नंबर 119 पे जाएंगे तो उन्होंने लिखा है साथियों कि जो आर्यफल प्राप्त हो वो रुके रहे। ये चौथी संगीत में जो भिक्षु आए थे
उनके लिए ये जो है एक तरीके का आदेश था। जब बहुत ज़्यादा हो गए थे, उनको सिर्फ जो है 500 के करीब भिक्षु चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो उस समय का इतिहास बताया जा रहा है। जो आर्यफल प्राप्त हो वो रुके रहें, और जो क्लेश से मुक्त हो वो चले जाएं। इस प्रकार जितने भिक्षु रह गए उनकी संख्या फिर भी बहुत अधिक थी। फिर सम्राट ने आदेश दिया, जो 4 फल प्राप्त हो वो रुके रहें, केवल पूर्व के 3 फल प्राप्त हो वो चले जाएं। इस तरह से बार बार वो करते रहे कि लास्ट में त्रिविधा और षड्विधा वाले जिनको जो है प्राप्त हो वो भिक्षु रुके रहे, बाकी लोग चले गए। एट लास्ट 499 भिक्षु बचे, तब जाके जो है चौथी संगीत की गई। अभी वहां पे आर्य शब्द नहीं था, वहां पे ये शब्द अरीय था। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये किताबें हैं, ये जो है साक्ष्य है, ये भी कहते हैं कि वहां पे आर्य शब्द नहीं था, अरीय शब्द था। अभी ये आर्य शब्द जब हम जो है हड़प्पा काल का कोई चीज पढ़ नहीं पाए हैं, कोई लिपि नहीं पढ़ पाए, कोई अक्षर नहीं पढ़ पाए हैं, लगभग 419 के करीब है हड़प्पा काल में, 419-20 के आसपास अक्षर मिले हैं, जिसमें से 10 अक्षर पढ़े गए हैं। वो भी वो 10 अक्षर जो आपके पाली धम्मलिपि के 10 अक्षर हैं, वो पढ़े गए हैं, बाकी के नहीं पढ़े गए हैं। अभी आपने इसी जब अशोक अपनी लिपि को कह रहा है कि धम्मलिपि है, तो आप उसको ब्रह्मी लिपि क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मी लिपि में जो है मैंने ये उठाया है आपके जो है डॉक्टर निहारिका की है पुस्तक प्राचीन भारतीय पुरातत्व अभिलेख एवं मुद्राएं। इसके पेज नंबर 131 पे इन्होंने जो है दिया है कि आदि पुराण में ऋषभनाथ द्वारा एक लिपि के आविष्कार और उसके ज्ञान को अपनी पुत्री बम्भी को देने का विवरण मिलता है। इसी बम्भी के नाम पर प्राचीन भारतीय लिपि का नाम ब्रह्मी पड़ा। अब जब जो है हम नीचे वाला राही नहीं देख पा रहे हैं अपने पाली में, तो उनसे 1500 साल पहले या 2000 साल पहले ऋषभनाथ के टाइम पीरियड में ब्रह्मी शब्द कैसे आ सकता है? वैसे भी जो ऋषभनाथ हैं, इनका जो ओरिजिनल नाम है वो नाम ऋषभदेव का नाम है पसेन। इनका नाम पसेन था, ना कि ऋषभदेव था, ऋषभनाथ था। अब इस तरह से चाहे वो जैन गुरु रहे हो, चाहे बौद्ध गुरु रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, सबका संस्कृतिकरण किया गया है। जैसे सिद्धार्थ का इन्होंने संस्कृतिकरण सिद्धार्थ के रूप में किया है। क्या उनका नाम सिद्धार्थ था? नहीं था, उनका नाम गौतम था। अभी हम क्या कहते हैं कि गौतम कहते हैं, पाली में तो गौ औ की मात्रा भी नहीं पाई जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं आपके, ये ऋग्वेद वाला भी है, ऋषभदेव वाला है, ये क्षत्रज्ञ, ये सारे शब्द तो जो है आपके 3री-4थी शताब्दी के बाद, 5वीं शताब्दी के बाद जो है अस्तित्व में आते हैं। ये तो शब्द ही नहीं रहा, तो हम कैसे इसको ले जो है कि ये इस तरह से यहाँ पे हमको मिल रहा है, हमको पता चल रहा है। तो साथियों, जैसे कि मैं बता रहा था, 1464 ईस्वी में आप लोगों ने जो है भारत सरकार की तरफ से जो दल भेजा गया था यूनेस्को, भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से, उसने बताया था कि जो लिपिबद्ध हुआ था ऋग्वेद, वो आपको 1464 ईस्वी में हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था। जबकि ये बता रहे थे कि 3000 से 3500 साल पहले से इसकी रचनाएं स्टार्ट हुई थी। अब जब संस्कृत या नागरी लिपि, देवनागरी लिपि ही नहीं थी 3000 साल पहले, तो ऋग्वेद की रचना कैसे हो सकती थी? ऋग्वेद की रचना नहीं हो सकती थी। या तो ये बोले कि इस जो है वेद की रचना जो है आपके धम्मलिपि में हुई होगी, जिसको ये ब्रह्मी कहते हैं, उसमें हुई हो, तब तो ये माना जा सकता है कि वेद 3000 या 3500 साल पुराना था। क्योंकि धम्मलिपि जो अशोक के टाइम पीरियड में है वो भी 3000 साल, मतलब 1500 साल पहले, 1000 साल पहले वो भी नहीं थी। उसका भी प्रारंभिक चरण था जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ये जो अशोक ने जिस तरह से लिखवाया है, वो चीजें
उस समय नहीं था 1500 ईसा पूर्व, जहां पे ये ऋग्वेद का टाइम पीरियड, वैदिक टाइम पीरियड कहते हैं। मेरे हिसाब से तो ये वैदिक काल जो इन्होंने दिया है सिर्फ कागजों पर है, इसका कोई साक्ष्य दिखाई नहीं देगा आपको कि ये कागजों के अलावा आपको धरती पे नहीं दिखाई देगा। अब ये जिस आर्य को जो है हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, उसके बारे में मैंने बताया कि किस तरह से जो है पेंची की किताब में जो है डॉक्टर लाल सिंह बौद्ध ने उसका वर्णन किया है। आर्य जिसको हम आर्य शब्द से जानते थे, वो एक उपाधि थी, वो एक ज्ञान की प्राथमिक स्टेज थी जो है बौद्धों में, वो था। अब इसको इन्होंने जो है आर्य आक्रमणकारी बना दिया। आपके आर्य आक्रमणकारियों का कॉन्सेप्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, राहुल शंकरत्यायन से लेकर के जो है बाल गंगाधर तिलक और बहुत सारे लोग जो है बराबर देते रहे। लेकिन मेरे भाई हमको ये बता दो कि हड़प्पा काल जिसकी लिपि नहीं पढ़ी गई है, उसमें आप कैसे इनको जो है एडजस्ट करोगे कि ये उस समय आए थे, जब ये शब्द नहीं है, जब ये संस्कृत नहीं है, जब इनका इतिहास नहीं है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आपका जो है मेगास्थनीज की इंडिका है, जिसे जो है कुलदीप कुमार ने हिंदी में लिखा है, आप उसमें जाएंगे तो उन्होंने ये लिखा है कि जब वो 305 में उनका आगमन जो है पाटलिपुत्र में हुआ, उन्होंने 305 बीसी में मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र आए। उनकी शादी हुई थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ जो है, तब वो जो है मेगास्थनीज जो है उनकी बेटी के साथ आ रहे हैं। और उन्होंने ये वर्णन किया है कि भारत में कोई भी ऐसी बस्ती नहीं दिखाई देती है जो कि बाह्य आक्रमणकारी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता है जो बाहरी हो। यहाँ के जो लोग हैं यही के मूल निवासी हैं। उन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में बताया, यहाँ के कबीलों के बारे में बताया, यहाँ की जाति व्यवस्था के बारे में बताया। जाति यहाँ तो थी नहीं, उन्होंने यहाँ के वर्ग के बारे में बताया है। उन्होंने 7 वर्गों में जो है इसे विभाजित किया है मेगास्थनीज ने। अब वो 7 वर्ग आपके जो है दार्शनिक हो गया, आपका कृषक वर्ग हो गया, पशुपालक वर्ग हो गया, आपका जो है कारीगर वर्ग हो गया, इस तरह के 7 वर्ग हैं जो कि जो है आपके दिखाई देते हैं। और उन्होंने टोटली मना किया, यहाँ जाति व्यवस्था नहीं दिखाई देती है, या ऐसा कुछ है नहीं। जब हम किताब को पढ़ेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा कि जाति व्यवस्था है। उन्होंने जो भी वर्णन किया है उसमें जाति व्यवस्था नहीं दिखाई देता है। दूसरी इंडिका, एक तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है जिन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया था, भारत भ्रमण करने के बाद लिखा था। दूसरी इंडिका एक एरियन थे जो आपके सिंध में थे, उन्होंने इन जो है मेगास्थनीज की बातों को सुनकर किताब लिखी थी। और उन्होंने सिंध को, जो शुरुआती जो भारत है अरब के बगल में है, अरब के टच में है, वहां पे ये आए हैं, सिंध में रहे हैं। सिंध में रहकर एरियन ने जो है किताब लिखी, उसमें भी इन्होंने जाति वगैरह का कोई विवरण नहीं दिया है, वर्गों का ही विवरण दिया है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा, इनका काल तो जो है 305 बीसी था, लेकिन जो एरियन का है वो प्रथम शताब्दी में है। जो एरियन का है वो प्रथम शताब्दी में है, या जो है 10 बीसी के आसपास है। आपका 10 बीसी के आसपास है, प्रथम शताब्दी 10 बीसी के आसपास, जब इन्होंने किताब लिखा है। उसमें भी जातिवाद का जो है ऐसा कोई वर्णन नहीं है। अगर हम वेद को मानते हैं, वेद को मानना चाहते हैं, तो उसकी असलियत हमें बतानी होगी। इनको बतानी होगी कि इन्होंने कहां से लिया है कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। जो चीजें हैं, 10वां मंडल है, पहला मंडल है, ये जो बताया जाता है कि जो है बाद में लिखे गए हैं, और दूसरे से लेकर 7वें तक जो है पुराने हैं। तो इनको देखना पड़ेगा कि क्या कहीं से कॉपी किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो फिर हम ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में तो बिल्कुल स्वीकार करने का जो है कोई चांस ही नहीं है कि ये जो है वेद लिखे गए हों। 4 वेद छोड़ दीजिए, इनका ऋग्वेद तो बिल्कुल नहीं आता है, अथर्ववेद कैसे आएगा है?
तो बिल्कुल ऐसी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। उसी तरह से वेद व्यास की भी कहानी कुछ अलग निकल के आती है। गया में जो आपका पुरी जगन्नाथ का मंदिर है, उसके नीचे उनकी समाधि है, ऐसा जो है रिसर्च है। तो आप इन सब चीजों को अगर देखेंगे, अगर उसको पाली से और धम्मलिपि से, खरोष्टी से, अरेमाइक से मिलान करेंगे, अगर उसे जोड़ेंगे, तब तो इतिहास कुछ बन सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं दिखाई देता है कि आप संस्कृत जो कि जो है 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच जो है आपकी आ रही है, आप उसमें अगर जो है पहले का लिखा हुआ दिखाएंगे संस्कृत, तो कैसे मान्य होगा? ये मान्य नहीं होगा। आप सबसे बड़ी समस्या जो आती है, जो हमारे इतिहासकार ने जो है बौद्ध को इन्होंने सिर्फ जो है गौतम बुद्ध से ही जो है जोड़ा है, इसके पहले के किसी बुद्ध का ये विवरण नहीं करते हैं। जबकि आप जो है ये किताब देखिए, ये भी एक चीनी यात्री है, फाहियान का यात्रा विवरण है। इसको जो है आपके जगमोहन वर्मा जी ने इसका अनुवाद किया है, एनडीटी की ये पुस्तक है ना। पेज नंबर 23 पे जो है ये लिखा है कि इन्होंने जब ये श्रावस्ती गए हैं, फाहियान से जो है तकवान से 50 लीग दूर जो है कश्यप बुद्ध का जो है इन्हें साक्ष्य मिला है। उसके बाद पेज नंबर 24 पे जो है लिखा है ककुशंद का भी जन्म यहीं पे है, कनक मुनि, कोणागमन मुनि, इन सब का जो है इन्होंने वर्णन किया है कि ये इनके जो है आने के जो है लगभग 1000 से लेकर के 2000 साल पहले तक ये यहाँ पे थे। मेजर फोर्ब्स ने जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी में ये जो है वर्णन किया है, जून 1836 में उन्होंने 3 पूर्व बुद्धों का टाइम पीरियड भी दिया है। काकुशंद 3101 बीसी, कनक मुनि 2099 बीसी, कश्यप 1014 बीसी। ये टाइम पीरियड है। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ जो है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से ही जो है बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है, वो गलत है। आप अगर बौद्ध बुद्ध धर्म को कहेंगे तो वो धर्म तो है नहीं, वो तो धम्म है। और धम्म जो है एक आपका ऐसा कानून है एक तरीके का, जिससे जीवन जीने की शैली बोलते हैं, वो ऐसा कुछ है। और नियम कानूनों से बंधा हुआ एक सिस्टम है जो बुद्ध ने भी दिया है, उनके पूर्व बुद्धों ने भी सिखाया है लोगों को। तो अगर आप सिर्फ गौतम बुद्ध से देखेंगे तब फिर ये जो है बनेगा नहीं। आपको उनसे पूर्व इनका जो है फाहियान ने भी वर्णन किया है। आज से लगभग 1600 साल पहले फाहियान ने इनके बारे में अपने जो है यात्रा विवरण में लिखा है। मेजर फोर्ब्स ने भी लिखा है। तो इसका मतलब है कि इनका जो है। वैसे भी आप निगलीवा अभिलेख जो है, आप अशोक का निगलीवा अभिलेख जो है, उसमें जो है आपका कश्यप के बारे में है। और ये बताया गया है कि जो कश्यप बुद्ध थे उनका वहां पे पहले से ही अभिलेख था, जिसको अशोक ने उसका जो है मरम्मत करवाया था, उसकी मरम्मत करवाई थी, उसका सही करवाया था। इसी तरह 3-4 और है आपके बिंबिसार के यहाँ पे जो है एक था, वो भी जो है इसी तरीके का था कि उनके पूर्व बुद्धों के ऊपर ही वो बेस्ड था। तो ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर आप यहाँ के जो है साक्ष्यों को पढ़ेंगे, अभिलेखों को पढ़ेंगे, तो आपको पूर्व बुद्धों के बारे में भी मिलेगा, है ना, उस समय के जो है राजाओं के बारे में मिलेगा। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब इनको दरकिनार करके इनके पीछे चले जाते हैं और स्थापित कर देते हैं कि आर्य आक्रमणकारी जो है हड़प्पा काल में आए, उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को नष्ट भ्रष्ट किया और वहां पे जो है ये किया, वहां पे वो किया, जबकि ऐसा कोई शब्द विद्यमान नहीं था। जब हम अशोक के टाइम पीरियड में आते हैं तो आर्य छोड़िए और ये शब्द दिखाई देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैगस्थनीज ने जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि जो है उन्होंने 7 वर्गों में जो है भारत को विभाजित किया था, वही काम जो है एरियन ने किया, वही काम हेनसांग और वो जो है फाहियान ने किया है। तो दार्शनिक है, कृषक है, सैनिक वर्ग है, पशुपालक है, कारीगर है, निरीक्षक है, व्यवसायी या दुकानदार कह लें, इस टाइप के जो है इससे मिलते जुलते या इस तरह के कार्य करने वाले 7 वर्गों का विभाजन किया है। साथ में मेगस्थ